कल्पना कीजिए, आपकी पत्नी आपको छोड़ चुकी है, जेब खाली है और आप अपने मासूम बच्चे के साथ एक गंदे टॉयलेट के फर्श पर रातें गुजारने को मजबूर हैं। पेट पालने के लिए अपना खून तक बेचना पड़ा, पर आंखों का सपना नहीं मरा। क्या कोई शख्स इतनी भीषण कंगाली से निकलकर अरबों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है? देखिए क्रिस गार्डनर के संघर्ष की वो सच्ची दास्तान जो आपकी रूह कंपा देगी। साल 1981, सैन फ्रांसिस्को। कहानी शुरू होती है क्रिस गार्डनर से, एक पिता जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए भारी भरकम पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर बेचने के लिए रोज सड़कों पर धक्के खाता है। हर सुबह की भागदौड़ में वह अपने छोटे बेटे क्रिस्टोफर को चाइनाटाउन के एक सस्ते डेकेयर यानी बच्चों को संभालने की जगह में छोड़ता है। डेकेयर की दीवार पर लिखी गंदी बातें देखकर वह तुरंत चौकीदार को टोकता है। somebody gonna clean this off? उसकी नजर डेकेयर के स्लोगन पर भी जाती है, जहां हैप्पीनेस की स्पेलिंग गलत है। Why? We talked about this. It's an I. बस के इंतजार में बैठे क्रिस के पास एक बेघर आदमी आता है। वह उस भारी स्कैनर को देखकर अचरज से पूछता है, यह कोई टाइम मशीन है? बिल्कुल वैसी ही लगती है। इसके बाद क्रिस उन तमाम अस्पतालों के चक्कर लगाता है जिन्हें शायद इस स्कैनर की जरूरत हो। इसी भागदौड़ के कारण वह अपनी पत्नी लिंडा से बेटे को डेकेयर से लाने को कहता है। लिंडा, जो पहले से ही लगातार डबल शिफ्ट में काम कर रही है, वो बुरी तरह झुंझला जाती है। घर का गुजारा करने के लिए क्रिस को महीने में कम से कम 2 डिवाइस बेचने ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर अस्पतालों को यह स्कैनर बहुत महंगा और गैर जरूरी लगता है। इसी वजह से काफी समय से उसकी कोई बिक्री नहीं हुई है। समय बचाने की होड़ में क्रिस अक्सर अपनी कार सीधे अस्पतालों के सामने पार्क कर देता है। पार्किंग टिकट भरने के पैसे न होने के कारण आखिरकार एक दिन उसकी कार टो करके जब्त कर ली जाती है। उसी शाम खाने की मेज पर क्रिस की नजर एक रूबिक्स क्यूब पर पड़ती है, जो उस वक्त बाजार में एकदम नया खिलौना था। तभी लिंडा पूछती है कि क्या उसने अभी तक टैक्स भरा है। क्रिस जवाब देता है कि उसे मोहलत के लिए एक और अर्जी लगानी होगी। यह सुनकर लिंडा गहरी निराशा के साथ काम पर लौट जाती है। उसके जाने के बाद क्रिस उलझे हुए दिमाग से उस रूबिक्स क्यूब को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे काफी मुश्किल लगता है। अगले दिन सड़क से गुजरते हुए क्रिस की नजर एक बिजनेसमैन और उसकी चमचमाती लाल फरारी पर पड़ती है। वह तुरंत उस आदमी से पूछता है कि वह क्या काम करता है। जवाब मिलता है, स्टॉक ब्रोकर। क्रिस को लगता है कि इस काम के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होगी, लेकिन वह आदमी समझाता है कि एक स्टॉक ब्रोकर की कामयाबी ज्यादातर उसके गणित और लोगों से बातचीत करने के हुनर पर निर्भर करती है। इस छोटी सी मुलाकात के बाद क्रिस अपने आसपास देखता है। उसे वहां हर कोई बहुत खुश नजर आता है। वह सोच में पड़ जाता है कि वह उन लोगों जैसा क्यों नहीं बन सकता, और यही बात गहराई से उसके दिमाग में घर कर जाती है। अगली सुबह क्रिस लिंडा को बताता है कि वह शाम 6 बजे तक लौट आएगा, क्योंकि वह स्टॉक ब्रोकर की नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहा है। घर के हालात देखते हुए लिंडा को यह विचार एकदम बेतुका लगता है, जिसका क्रिस को बहुत बुरा लगता है। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। लिंडा उसे जमीनी हकीकत याद दिलाती है कि उन पर पहले से ही 2 महीने के किराए का कर्ज है। क्रिस अपनी सफाई में कहता है, ये सब मैं तुम्हारे लिए और क्रिस्टोफर के लिए कर रहा हूँ। फॉर्म भरने के लिए क्रिस एक ब्रोकरेज फर्म पहुंचता है। उस भारी स्कैनर को अंदर ले जाने से बचने के लिए वह उसे बाहर सड़क पर गाना गा रही एक लड़की के पास छोड़ देता है। वह लड़की को $1 थमाता है और लौटने पर और पैसे देने का वादा करता है। वह उसे साफ शब्दों में चेतावनी भी देता है कि अगर उसने इसे चुरा भी लिया तो भी वह इसे बाजार में बेच नहीं पाएगी, क्योंकि मैं खुद इसे नहीं बेच पा रहा। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात सैटेलाइट ऑफिस के HR से होती है। HR साफ कर देता है कि उनके पास ढेरों एप्लीकेशंस आती हैं। उसका काम सिर्फ फॉर्म भरने में मदद करना है। HR से बात करते समय ही क्रिस की नजर बाहर पड़ती है। वह लड़की उसके डिवाइस को लेकर भाग रही होती है। क्रिस तुरंत फॉर्म उठाता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन वह लड़की ट्रेन में चढ़कर भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। उस रात क्रिस फॉर्म लेकर घर तो आता है, लेकिन उस महंगी मशीन को खोने के दुख में खुद को कोसता रहता है और उसे नींद नहीं आती। अगली सुबह वह रूबिक्स क्यूब के बारे में खबर देखता है कि एक मैथ के प्रोफेसर ने इसे 30 मिनट में सॉल्व कर दिया है। काम पर निकलते वक्त लिंडा क्रिस से कहती है कि वह बिना मशीन बेचे घर ना लौटे। क्रिस वादा करता है कि वह उसे बेच देगा। क्रिस को अपने बेटे से पता चलता है कि डेकेयर में बच्चों को पढ़ाने के बजाय टीवी सीरियल दिखाए जाते हैं। वह तुरंत नैनी को फटकार लगाते हुए कहता है, टीवी तो यह घर पर भी देख सकता है, लेकिन नैनी भी उसे 2 टूक जवाब देने में पीछे नहीं हटती। वह साफ कह देती है कि अगर उसे इतनी ही दिक्कत है तो वह ज्यादा पैसे देकर अपने बच्चे को किसी और अच्छी जगह भेज दे। वह कहती है कि वह अक्सर फीस देने में लेट होता है, इसलिए उसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। पैसों की तंगी के आगे बेबस क्रिस कुछ नहीं कर पाता और झल्लाते हुए बस इतना ही कहता है, क्या तुम कम से कम अपने इस कुत्ते को ऊपर कमरे में बंद रख सकती हो? क्रिस अपना फॉर्म लेकर सीधा डीन विटर रेनॉल्ड्स के ऑफिस पहुंचता है। उसका एक ही मकसद है, फॉर्म सीधे HR हेड जे
टविसल के हाथों में देना। जे को जल्दी है, इसलिए दोनों के बीच मुश्किल से कुछ सेकंड की बात हो पाती है। लेकिन जैसे ही क्रिस ऑफिस से बाहर कदम रखता है, उसकी नजर उसी सड़क पर गाने वाली लड़की और उसके साथी पर पड़ती है। उनके पास उसकी मशीन थी। क्रिस गुस्से से चिल्लाता है और पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ पड़ता है। वह लड़की हड़बड़ी में एक बस में चढ़ जाती है। क्रिस हमें बताता है कि यह मशीन कोई आम डिब्बा नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी है। मैंने हमारी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन मशीनों पर लगा दी थी, ये सोचकर कि ये एक क्रांति ला देंगी। अगर मेरी एक भी मशीन खोई तो समझो मेरे परिवार के पूरे महीने का राशन छिन गया। इसी खौफ और हताशा के साथ क्रिस बस के पीछे भागता है और अपनी पूरी जान लगाकर आखिरकार वह अपनी कीमती मशीन वापस छीन ही लेता है। बस स्टॉप पर बैठे हुए क्रिस्टोफर अपने पिता को मशीन बेचने का वादा याद दिलाता है। आपके पास कोई नई मशीन नहीं होनी चाहिए थी। We have two now. घर पर दो मशीनें एक साथ देखकर लिंडा पूरी तरह टूट जाती है। बेटे के जन्मदिन पर क्रिस उसे बास्केटबॉल गिफ्ट करता है और फिर लिंडा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गरीबी से हार चुकी लिंडा अब कुछ नहीं सुनना चाहती। क्रिस वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका भरोसा हमेशा के लिए उठ चुका है। अगले ही सीन में क्रिस एचआर हेड जे को कैब पकड़ते वक्त रोक लेता है और 1 महीने पुराने फॉर्म की याद दिलाता है। जे काम का बहाना बनाकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस मौका देखकर झूठ बोलता है कि उसे भी उसी तरफ जाना है और जबरदस्ती कैब में बैठ जाता है। कैब में क्रिस लगातार अपनी खूबियां गिना रहा है, लेकिन जे का पूरा ध्यान सिर्फ एक रूबिक्स क्यूब पर है और वह क्रिस की एक नहीं सुनता। जे का ध्यान खींचने के लिए क्रिस क्यूब सॉल्व करने की जिद करता है। जे कहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे। जे की मंजिल आने से ठीक पहले क्रिस उस मुश्किल क्यूब को पूरा सॉल्व कर देता है। जे और ड्राइवर दोनों सन्न रह जाते हैं। जे बस इतना कहता है, बहुत बढ़िया, लेकिन जे कैब से उतर जाता है और सारा किराया क्रिस के मत्थे पड़ जाता है, जबकि उसकी जेब में सिर्फ $5 हैं। क्रिस ड्राइवर से कैब थोड़ी और आगे बढ़ाने को कहता है। जैसे ही गाड़ी सिग्नल पर रुकती है, क्रिस गेट खोलकर बाहर भागता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह अपनी मशीन तो कैब में ही भूल गया। वह मशीन उठाने के लिए वापस दौड़ता है और फिर मशीन लेकर भागता है, जबकि पीछे पीछे ड्राइवर उसे जान से मारने की धमकियां देते हुए पागलों की तरह दौड़ रहा है। क्रिस भागते हुए सबवे स्टेशन में घुसता है और बाल बाल एक ट्रेन में छलांग लगा देता है। जान तो बच जाती है, लेकिन दरवाजे बंद होते ही उसकी कीमती मशीन बाहर प्लेटफॉर्म पर ही छूट जाती है और उसे उठा लेता है वही बेघर आदमी जिसे वह मशीन टाइम मशीन लगी थी। उस शाम क्रिस लिंडा को फोन करके माफी मांगता है, क्योंकि आज वो क्रिस्टोफर को पिकअप नहीं कर पाया। लेकिन लिंडा गुस्सा होकर साफ कह देती है कि वह अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए जा रही है। जब क्रिस घर पहुंचता है तो सच में घर पूरी तरह खाली हो चुका है। तभी एचआर हेड जे का कॉल आता है। जे उसे अपनी सेक्रेटरी का नंबर नोट करने को कहता है, लेकिन लिंडा घर का सारा सामान ले गई थी। क्रिस को नंबर लिखने के लिए एक पेन तक नहीं मिलता। वह पागलों की तरह पूरा नंबर दिमाग में रटने लगता है। दिमाग में नंबर दोहराते हुए वह उसे लिखने के लिए एक दुकान की तरफ भागता है, लेकिन तभी रास्ते में एक दोस्त उसे रोककर पिछले मैच के स्कोर्स बकने लगता है। क्रिस का दिमाग फटने लगता है। वह हाथ जोड़कर चिल्लाता है, रुको, थोड़ी देर के लिए मुझे बख्श दो, मुझे नंबर लिखने दो। जब उसका दोस्त क्रिस को परेशान करने लगता है तो क्रिस उससे कहता है, तुम्हें मेरे $14 देने हैं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगले दिन क्रिस लिंडा को ढूंढ लेता है। लिंडा बस इतना कहती है कि वह अब इस रिश्ते में खुश नहीं है। क्रिस उसे जाने देता है, लेकिन एक जिद पर अड़ जाता है, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। बिना कोई मौका गंवाए क्रिस उसी दिन समय से पहले डेकेयर पहुंचता है और लिंडा के आने से पहले ही क्रिस्टोफर को अपने साथ घर ले आता है। लेकिन रात होते ही मुसीबत फिर दरवाजे पर खड़ी है। मकान मालिक किराए के पैसे न होने पर वह सीधा अल्टीमेटम देता है, कल सुबह तक घर खाली कर दो, मुझे यहाँ पेंट करवाना है। क्रिस बेबस होकर गिड़गिड़ाता है, मुझे बस थोड़ा समय और दे दो, मेरा बेटा यहाँ है। अपने बेटे के सिर से छत बचाने के लिए क्रिस शर्त रखता है कि वह खुद पूरे घर में पेंट कर देगा। मकान मालिक मान जाता है और उसे पेंट करने की शर्त पर सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दे देता है। अगले दिन क्रिस घर की दीवारों पर पेंट कर ही रहा होता है कि दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। पुराने पार्किंग टिकटों के भारी जुर्माने की वजह से उसे तुरंत थाने ले जाया जाता है। क्रिस जुर्माना तो भर देता है, लेकिन ऑफिसर का जवाब उसे सन्न कर देता है। वेरिफिकेशन कल सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं होगा। क्रिस के होश उड़ जाते हैं। कल सुबह 10:15 बजे डीन विटर में उसका जिंदगी बदलने वाला इंटरव्यू है। वह पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता है, मैं यहाँ पूरी रात नहीं रुक सकता, मेरे बेटे का क्या होगा। जब पुलिस वाले सोशल सर्विस को बुलाने की धमकी देते हैं तो क्रिस हार मानकर लिंडा को फोन करता है। लिंडा बच्चे को संभालने के लिए तैयार हो जाती है।
मजबूरी में अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन से ठीक पहले वाली रात क्रिस को हवालात की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह जेल से छूटते ही क्रिस के पास कपड़े बदलने का समय नहीं है। वह उन्हीं पेंट लगे गंदे कपड़ों में सीधे डीन विटर के इंटरव्यू के लिए दौड़ पड़ता है। शर्मिंदगी ऐसी कि रिसेप्शनिस्ट के पुकारने पर भी वह सहम जाता है। जैसे ही वह बोर्डरूम में घुसता है, पूरा पैनल उसकी हालत देख हैरान रह जाता है। झूठ बोलने के बजाय क्रिस कड़वा सच सामने रख देता है। मैं पिछले आधे घंटे से बाहर बैठकर कोई ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा था जिससे अपनी इस हालत को सही ठहरा सकूं। कोई ऐसी कहानी जो मेरी ईमानदारी और लगन को दिखाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं सूझा। सच तो यह है कि पार्किंग टिकट न भरने के जुर्म में मुझे अरेस्ट किया गया था और मैं पुलिस स्टेशन से पूरे रास्ते भागते हुए यहाँ आया हूँ। क्रिस की यह बेबाक सच्चाई सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पैनल हेड मिस्टर फ्रो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन जे उन्हें याद दिलाता है कि क्रिस 1 महीने से बाहर भारी मशीन लेकर इंतजार कर रहा था। तभी क्रिस अपने गजब के कॉन्फिडेंस और हाजिर जवाबी से कमरे का भारी माहौल बदल देता है। पैनल पूछता है, अगर कोई आदमी बिना शर्ट के इंटरव्यू देने आए और मैं उसे नौकरी पर रख लूं तो तुम क्या कहोगे? क्रिस तपाक से कहता है, सर उसने जरूर कोई बहुत ही शानदार पैंट पहनी होगी। पूरा कमरा ठाकों से गूंज उठता है। इंटरव्यू के बाद जे उसे बधाई देता है, लेकिन तभी क्रिस को कड़वी हकीकत पता चलती है। ये 6 महीने की बिना सैलरी वाली इंटर्नशिप है। क्रिस जे को कहता है कि मैं सोचकर बताऊंगा कि मैं ये बिना सैलरी वाली इंटर्नशिप करूं या ना करूं। ये सुनकर जे चौंक जाता है। वो कहता है कि वह अब पीछे ना हटे, वरना पार्टनर्स के सामने उसकी नाक कट जाएगी। क्रिस गहरे संकट में है। 6 महीने तक 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और आखिर में पक्की नौकरी सिर्फ एक ही खुशनसीब को मिलेगी। फेल हुए तो मेहनत और वक्त दोनों बर्बाद। अब अगले 6 महीनों तक जिंदा रहने के लिए क्रिस के पास बस एक ही उम्मीद बची है, वो 6 मेडिकल स्कैनर, जिन्हें बेचकर उसे अपना और अपने बेटे का पेट पालना है। घर लौटते ही क्रिस पागलों की तरह पेंटिंग खत्म करता है। उसी रात लिंडा एक बड़ा फैसला सुनाती है। वह वेट्रेस की नौकरी के लिए न्यूयॉर्क जा रही है। क्रिस उसे रोकता नहीं, बस एक शर्त रखता है कि बेटा उसी के पास रहेगा। उसे यकीन है कि वह अकेले भी क्रिस्टोफर की अच्छी परवरिश कर सकता है। लिंडा भारी मन से रोते हुए हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाती है। लिंडा के जाते ही क्रिस बिना देर किए जे की सेक्रेटरी को वॉइसमेल छोड़ता है। वह इस इंटर्नशिप के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले दिन क्रिस अपने उसी दोस्त की मदद से, जिससे उसे $14 लेने हैं, उसके साथ 2 ब्लॉक दूर एक सस्ते मोटल में शिफ्ट हो जाता है। शनिवार की सुबह है। क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को बास्केटबॉल खिलाने ले जाता है। खेलते खेलते मासूम क्रिस्टोफर कहता है कि वह बड़ा होकर एक प्रो बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन अपनी नाकामियों के बोझ तले दबा क्रिस उसे टोक देता है। वह कहता है कि वह खुद इस खेल में बहुत बुरा था, इसलिए शायद क्रिस्टोफर का भी यही हाल होगा। दिन रात यहाँ गेंद मत फेंको, कोई छोटा सपना देखो। अपने बेटे के चेहरे पर छाई मायूसी देखकर क्रिस का दिल पसीज जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसे वो बात कहता है जो आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है। कभी किसी को खुद से यह मत कहने देना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं। अगर तुम्हारा कोई सपना है तो तुम्हें उसकी हिफाजत करनी होगी। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वो तुमसे कहेंगे कि तुम भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जाओ और उसे हासिल करो, बस बात खत्म। फिर वे मशीन बेचने अस्पताल जाते हैं और आखिरकार एक डॉक्टर उसे खरीद लेता है, जिससे उन्हें सख्त जरूरत के पैसे मिल जाते हैं। चेक कैश कराते वक्त क्रिस खुशी से अपने बेटे को एक चॉकलेट दिलाता है। अगले दिन से शुरू होती है अग्नि परीक्षा, इंटर्नशिप का पहला दिन। बॉस साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि क्लाइंट बनाने के लिए किसी भी हद तक जाना होगा, चाहे उनके साथ लंच करना पड़े या उनके बच्चों को संभालना पड़े। मुझे हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। पक्की नौकरी का बस एक ही रास्ता है, कामयाब सौदे और मुश्किल इम्तिहान। लंच ब्रेक में क्रिस मिस्टर फ्रो से बात कर ही रहा था कि अचानक उसे वही बेघर आदमी सड़क पार करता दिखता है, जिसके पास उसकी चोरी हुई मशीन थी। क्रिस बिना कुछ सोचे पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ता है और धड़ाम, एक तेज रफ्तार कार क्रिस को जोरदार टक्कर मारती है। क्रिस देखता है कि इस टक्कर में उसका एक जूता कहीं दूर उड़ गया है, लेकिन उसके पास रुकने या जूता ढूंढने का वक्त नहीं है। वह उसी हालत में एक पैर में जूता पहने लंगड़ाते हुए ऑफिस लौट आता है। सहकर्मी उसे टोकते हैं, अरे भाई तुम्हारा एक जूता गायब है। पर क्रिस बस शुक्रिया कहकर काम में जुट जाता है। यहाँ तक कि उसका बेटा भी उसे देख हैरान रह जाता है। हालात बदतर हैं, शरीर जख्मी है, लेकिन क्रिस का हौसला अब भी चट्टान की तरह खड़ा है। इंटर्नशिप में अब क्रिस की असली अग्नि परीक्षा शुरू होती है। उसे ऑफिस में सिर्फ फालतू कामों के लिए दौड़ाया जाता है और उसे अपनी अहमियत 0 लगने लगती है। हर शाम 4 बजे उसे डे केयर के लिए भागना पड़ता है।
और मोटल पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज जाते हैं। मोटल का किराया चुकाना अब भी एक जंग है। मकान मालिक राल्फ का तगादा और क्रिस का वही पुराना जवाब, बस थोड़ा और वक्त, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ब्रोकरेज फर्म में बाकी इंटर्न्स रात 7 बजे तक काम करते हैं, लेकिन क्रिस के पास सिर्फ 6 घंटे होते हैं। वह 9 घंटे का काम 6 घंटे में निपटाने के लिए पागलों की तरह वक्त बचाता है। 2 कॉल्स के बीच वह फोन का रिसीवर तक नीचे नहीं रखता, सिर्फ दिन के 8 मिनट बचाने के लिए। वह पानी तक नहीं पीता ताकि वॉशरूम जाने में 1 सेकंड भी बर्बाद ना हो। 2 महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद भी जब लिस्ट खत्म नहीं होती तो हताश होकर क्रिस सारे नियम तोड़ देता है। वो डायरेक्टरी में नीचे से नहीं बल्कि सीधा सबसे ऊपर एक बड़ी कंपनी के सीईओ वॉल्टर रिबन को कॉल लगा देता है। किस्मत चमकती है और वॉल्टर फोन उठा लेते हैं। वॉल्टर कहते हैं, क्या तुम 20 मिनट में यहाँ आ सकते हो? क्रिस के पास सोचने का वक्त नहीं है। वह तुरंत हामी भरता है। 20 मिनट? सर, मैं अभी पहुंचा। बदकिस्मती जैसे क्रिस का पीछा ही नहीं छोड़ रही। वह वॉल्टर रिबन के साथ अपनी सबसे बड़ी मीटिंग के लिए निकल ही रहा होता है कि उसका बॉस उसे अपनी कार कहीं और पार्क करने का हुक्म दे देता है। क्रिस समझाता है कि उसकी जरूरी मीटिंग है, लेकिन बॉस एक नहीं सुनता। ऊपर से कार का दरवाजा भी खराब है। बॉस उसे समझाता है, चाबी को फंसाकर घुमाना पड़ेगा वरना दरवाजा नहीं खुलेगा। क्रिस उस खराब दरवाजे और पार्किंग के चक्कर में अपना सबसे कीमती वक्त बर्बाद कर देता है। जब वह वॉल्टर के ऑफिस पहुंचता है तो पता चलता है कि वह बस अभी निकले हैं। हार मानकर जब क्रिस वापस अपनी कार के पास आता है तो वहां एक और पार्किंग चालान उसका इंतजार कर रहा होता है। उस रात एक सस्ते ढाबे में क्रिस अपना आखिरी पैसा उस चालान को भरने में लगा देता है। वह दुखी मन से कहता है, अब तो हमारे पास कार भी नहीं बची। अगली सुबह जब वे वॉल्टर रिबन के घर के बाहर होते हैं तो क्रिस्टोफर पूछता है, पापा, हम गेम देखने कब जा रहे हैं? क्रिस उसे शायद और पक्का के बीच का अंतर समझाता है। क्रिस, शायद का मतलब है हम जा भी सकते हैं और नहीं भी। क्रिस्टोफर, मुझे पता है इसका मतलब है कि हम गेम देखने नहीं जा रहे। क्रिस हैरान होकर पूछता है, तुम इतने स्मार्ट कैसे हो गए? बेटा जवाब देता है, क्योंकि आप स्मार्ट हैं डैड। क्रिस हार नहीं मानता और सीधा मिस्टर वॉल्टर रिबन के घर का दरवाजा खटखटा देता है। कल की मीटिंग मिस होने के लिए वह माफी मांगता है और एक सफेद झूठ बोलता है कि वह पास में ही अपने एक दोस्त से मिलने आया था। बातों बातों में वह यह भी कह देता है कि वे दोनों फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं और यह दांव बिल्कुल निशाने पर लगता है। मिस्टर रिबन उन्हें अपने साथ प्राइवेट बॉक्स में बैठकर मैच देखने का न्योता दे देते हैं, लेकिन एक सफल मैनेजर दिखने की कोशिश में क्रिस को अपनी गरीबी छिपानी पड़ती है। जब सामान कार में रखने की बात आती है तो वह यह जाहिर नहीं होने देता कि उसके पास कार ही नहीं है। मैच के दौरान मिस्टर रिबन साफ कह देते हैं कि वह क्रिस का बिजनेस प्लान तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन उन्हें क्रिस इंसान के तौर पर बहुत पसंद आया। भले ही बड़ी डील हाथ से निकल गई हो, पर उस वीआईपी बॉक्स में बैठकर क्रिस को शहर के बड़े बड़े दिग्गजों से हाथ मिलाने और नेटवर्किंग करने का एक सुनहरा मौका मिल जाता है। 4 महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद क्रिस ने अपनी सारी मशीनें बेच दी। उसे लगा कि अब इंटर्नशिप के बचे हुए 2 महीने आराम से कट जाएंगे, पर तभी उसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके बैंक अकाउंट से टैक्स के सारे पैसे जब्त कर लिए। पल भर में क्रिस सड़क पर आ गया। मकान मालिक राल्फ का तगादा शुरू हुआ तो क्रिस बस एक ही रट लगाता रहा, मैं इंतजाम करूंगा राल्फ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पैसों की तड़प में क्रिस अपने उसी दोस्त के पास भागा जिस पर उसके पैसे उधार थे, पर दोस्त की नीयत बदल चुकी थी। उसने कह दिया कि मोटल तक छोड़ने का भाड़ा काटकर हिसाब बराबर हो गया है। क्रिस ने कहा, तुमने मुझे सिर्फ 2 ब्लॉक छोड़ा था, वो मुश्किल से 200 गज है। जमकर बहस हुई और घटिया दोस्त ने क्रिस के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उसी शाम जब क्रिस्टोफर पार्क में खेल रहा था, क्रिस की नजर अचानक अपनी उसी खोई हुई मशीन पर पड़ी। वह उस बेघर आदमी से भिड़ गया और अपनी मशीन वापस छीन ली। वह पागल आदमी पीछे से चीखता रहा, मेरी टाइम मशीन वापस लाओ, मुझे पीछे जाकर जिमी हेंड्रिक्स को अपना गिटार जलाते हुए देखना है। क्रिस उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर डॉक्टर के पास भागा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि मशीन टूट चुकी है। डॉक्टर ने 2 टूक कह दिया, क्रिस, इसे ठीक कराकर लाओगे तभी खरीदूंगा। क्रिस अंदर तक बिखर गया। थके हारे बाप बेटे जब मोटल लौटते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनका सारा सामान कचरे की तरह बाहर फेंका हुआ है और दरवाजे का ताला बदला जा चुका है। भूख और थकान से बेहाल छोटा क्रिस्टोफर दहाड़े मारकर रोने लगता है। वह बस अंदर जाना चाहता है। बेबसी और गुस्से से भरा क्रिस अपने कलेजे के टुकड़े पर ही चिल्ला पड़ता है, मैंने कहा चुप हो जाओ। मदद की आखिरी उम्मीद लेकर क्रिस फिर उसी दोस्त के दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन वो घटिया दोस्त दरवाजा तक नहीं खोलता। पूरी दुनिया से ठुकराए जाने के बाद दोनों एक सबवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां मायूस क्रिस्टोफर कहता है कि यह कोई टाइम मशीन नहीं है। अपने बेटे की आंखों में चमक वापस लाने के लिए क्रिस एक खेल शुरू करता है। वह मशीन का बटन दबाकर नाटक करता है
कि वे डायनासोर के जमाने में पहुंच गए हैं। क्रिस अपने बेटे को इस कल्पना की दुनिया में खींच लेता है। वह डरने की एक्टिंग करता है और कहता है कि डायनासोर से बचने के लिए उन्हें एक गुफा ढूंढनी होगी। दोनों भागकर एक पब्लिक टॉयलेट में घुस जाते हैं और खुद को अंदर से लॉक कर लेते हैं। वह गंदा बाथरूम उस रात उनके लिए एक सुरक्षित गुफा बन जाता है, जहां क्रिस अपने रोते हुए बेटे के कान बंद कर लेता है ताकि उसे बाहर का शोर सुनाई न दे। एक पिता की बेबसी और आंखों में खामोश आंसू, ये उसकी जिंदगी की सबसे काली रात है। अगले दिन क्रिस अपना पूरा संसार एक सूटकेस में समेटकर ऑफिस पहुंचता है। जब जे इसकी वजह पूछता है तो वह अपनी बेघरी छिपाने के लिए एक शानदार झूठ गढ़ता है। मैं क्लाइंट्स के साथ सैक्रामेंटो में गोल्फ खेलने जा रहा हूं। हकीकत में तो क्रिस के पास रहने को छत तक नहीं, लेकिन चेहरे पर वही पुराना कॉन्फिडेंस है। अब शुरू होती है छत की तलाश। क्रिस अपने बेटे को लेकर पहले होमलेस शेल्टर पहुंचता है, पर स्टाफ मेंबर साफ कह देती है, यहाँ सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही रह सकते हैं। क्रिस गिड़गिड़ाता है, ये मेरा बेटा है, हमें साथ रहना है। लेकिन कानून के आगे उसकी एक नहीं चलती। स्टाफ मेंबर उसे कुछ ब्लॉक दूर दूसरे शेल्टर का पता देती है। वहां की लाइन 5 बजे बंद होनी है। बाप बेटे पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ते हैं। 5 बजते ही लंबी लाइन और कमरे फुल होने का डर। उम्मीद टूटने ही वाली थी कि तभी लाइन में लगे एक धोखेबाज को सिक्योरिटी बाहर फेंकती है और उसकी जगह क्रिस और उसके बेटे को आखिरी कमरा मिल जाता है। शेल्टर में रात को बच्चे को सुलाने के बाद क्रिस उस टूटी हुई मशीन को ठीक करने बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि अंदर के कुछ पुर्जे टूट चुके हैं। शेल्टर में रात को लाइट बंद कर दी जाती है, इसलिए यह आदमी सड़क की रोशनी में बैठकर अपनी किताबें पढ़ता है। अब यह उनकी रोज की जिंदगी बन चुकी है। क्रिस को रोज अपना सूटकेस लेकर ऑफिस जाना पड़ता है और सबसे अलग अलग कहानियां बनानी पड़ती हैं। एक दिन क्रिस और उसका बेटा शेल्टर की एक सामूहिक प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद क्रिस अपनी इंटर्नशिप के अगले दिन के एग्जाम की पढ़ाई करता है। एग्जाम वाले दिन क्रिस सबसे पहले अपना पेपर खत्म करके भागता है ताकि शेल्टर की लाइन में लग सके। बाहर आते ही मिस्टर फ्रो टैक्सी से उतरते हैं और क्रिस से $5 उधार मांगते हैं, क्योंकि वह अपना बटुआ भूल गए हैं। पैसों की तंगी के बावजूद क्रिस उन्हें $5 दे देता है। इस देरी की वजह से उस रात वे शेल्टर की लाइन में लेट हो जाते हैं और उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह तलाशनी पड़ती है। पैसे कमाने के लिए क्रिस अपना खून बेचता है और उन पैसों से मशीन ठीक करने का पुर्जा लेकर आता है। क्रिस्टोफर पूछता, ये क्या है? क्रिस कहता है, ये मशीन ठीक करने के लिए है। बेटा पूछता है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? क्रिस कहता है, हाँ जरूर, बस इसे तोड़ना मत, वरना तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ कमरे में ही सोना पड़ेगा। बेटा कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ जिंदगी भर एक ही साथ रह सकता हूँ डैड। शेल्टर में बच्चा पूछता है कि क्या लिंडा मेरी वजह से आपको छोड़कर गई थी? क्रिस उसे समझाता है कि ऐसा सोचना भी गलत है, उसके जाने में उसका कोई दोष नहीं है। क्रिस्टोफर कहता है, ओके पापा। बच्चे के सोने के बाद क्रिस सफलतापूर्वक उस मेडिकल स्कैनर को ठीक कर लेता है। अगले दिन वह उस डिवाइस को बेच देता है। उनके पास अगले 4 हफ्ते के गुजारे लायक पैसे आ जाते हैं। वह खुशी खुशी क्रिस्टोफर से कहता है कि आज रात वे एक होटल में रुकेंगे। वे एक अच्छे होटल में टीवी देखते हुए सुकून की रात बिताते हैं। अगली सुबह वे शहर की भागदौड़ से दूर समंदर किनारे सुकून के पल बिताते हैं। समय के साथ क्रिस मिस्टर वॉल्टर रिबन के कई अमीर दोस्तों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पक्के कर लेता है, जिनसे वो फुटबॉल गेम में मिला था। इंटर्नशिप के आखिरी दिन जे उसे बाथरूम में मिलता है और कहता है कि उसने बेहतरीन काम किया है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यह संदेश विदाई के भाषण जैसा लगता है, जिससे क्रिस और भी नर्वस हो जाता है। उसे बुलाकर मिस्टर फ्रो के केबिन में ले जाया जाता है। मिस्टर फ्रो उसकी नई शर्ट देखकर चौंक जाते हैं। क्रिस कहता है कि आज एक इंटर्न के तौर पर उसका आखिरी दिन है। तभी मिस्टर फ्रो जवाब देते हैं, मुझे उम्मीद है कि कल भी तुम यही शर्ट पहनकर आओगे, क्योंकि कल एक फुल टाइम कर्मचारी के रूप में तुम्हारा पहला दिन होगा। यह सुनकर क्रिस के आंसू छलक पड़ते हैं। मिस्टर फ्रो पूछते हैं, क्या ये आसान था क्रिस? क्रिस कहता है, नहीं सर, नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं था। क्रिस रोते हुए पैनल को धन्यवाद देता है। मिस्टर फ्रो उसे उसके $5 वापस कर देते हैं। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त क्रिस मन ही मन कहता है कि उसकी जिंदगी के इस हिस्से को खुशी कहते हैं। वह सीधा भागता हुआ डिकेयर जाता है और अपने बेटे को कसकर गले लगा लेता है। फिल्म के अंत में बताया जाता है कि क्रिस ने 1987 में अपनी निवेश फर्म गार्डनर रिच की स्थापना की। आखिरी सीन में क्रिस और उसका बेटा एक साथ चलते हुए और एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि असली क्रिस गार्डनर उनके पास से गुजरता है। 2006 में क्रिस ने करोड़ों डॉलर की डील हासिल की थी। दोस्तों, क्रिस गार्डनर का यह संघर्ष हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर आप में लड़ने का जज्बा है तो जीत आपकी ही होगी। अगर आपको यह वीडियो और क्रिस की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़े मोटिवेशन की जरूरत है।